हॉट स्टॉक्स में सर आज हमारा जो डिस्कशन है या फिर फोकस है वो रियलिटी स्टॉक्स पे ही रहने वाला है। एकदम से रियलिटी इंडेक्स को देखा तो मुझे याद आया कि हॉट स्टॉक्स भी डिस्कस करने हैं। इनफैक्ट रिकॉर्ड ऊंचाई से अगर हम देखें तो जो निफ्टी का रियलिटी इंडेक्स है जिसमें 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, 10 स्टॉक्स है, वो करीब 31% लुढ़क चुका है। निफ्टी ने सितंबर में अपना हाई टच किया था, लेकिन इस इंडेक्स ने जून में ही 1 जून को ही अपना 52 वीक हाई टच किया था, ये रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था 1157.35 का। अभी 800 के आसपास है निफ्टी का जो रियलिटी इंडेक्स है। एक तो रियल एस्टेट स्पेस में अगर हम देखें जो Q3 के रिजल्ट्स आए थे वो काफी मजबूत रहे थे। सेक्टर की डिमांड काफी मजबूत है, खासतौर पे जो रेजिडेंशियल सेगमेंट है वहां पे जो डिमांड है वो बहुत मजबूत है। उसके बावजूद भी जो रियलिटी इंडेक्स में हमने गिरावट देखी है ये थोड़ी सी चौंकाने वाली है, क्योंकि बाजार जिस तरह से गिरा है उसमें कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, चाहे वो मजबूत भी हो, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो, वो भी नहीं बचता हुआ दिखा है। और बीते 6 महीने में अगर आप देखें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के जो शेयर्स हैं उसमें 10 से 41% की गिरावट हमने बनती हुई दिखी है, क्योंकि एफआईज की इस स्पेस में जो बिकवाली है काफी तेज रही है। जनवरी फरवरी में देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट 2200 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर बेचे हैं। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के जो 10 शेयर है उसमें से 7 शेयर ऐसे हैं जो कि बेयर जोन में है, बेयर टेरिटरी में है। कोई भी शेयर 20% अपने हाई से गिर जाता है या उससे ज्यादा गिर जाता है तो हम उसे बेयर कैटेगरी में मानते हैं, यानी कि रियलिटी इंडेक्स के 10 में से 7 शेयर ऐसे हैं जो कि 20% से ज्यादा फिसल चुके हैं और वो बेयर कैटेगरी में आ चुके हैं। अगर आप 1 साल के रिटर्न्स भी देखेंगे, 1 साल के नजरिए से भी देखें तो इंडेक्स के 10 में से 4 शेयर ऐसे हैं जो कि फिलहाल आपको हरे निशान में नजर आएंगे, यानी कि 60% शेयर ऐसे हैं जो कि 1 साल में भी देखें तो आपको नेगेटिव रिटर्न देते हुए नजर आ सकते हैं, आ रहे हैं। और 4 स्टॉक कौन से मजबूत हैं? एक है फिनिक्स मिल्स, दूसरा ओबरॉय रियल्टी, तीसरा है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और चौथा है रेमंड, जिसमें 1 साल का व्यू पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। वैसे अगर आप 6 महीने का नजरिया देखेंगे तो ये 7 स्टॉक ऐसे हैं, 70% स्टॉक ऐसे हैं इस इंडेक्स के जो कि बेयर जोन में फिलहाल फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक जो इसमें ग्रीन शूट नजर आ रहा है ना अंशुल सर, इस पूरे रियलिटी स्पेस में, वो ये है कि इंडेक्स के केवल 4 शेयर ऐसे हैं जो कि 10 साल के औसत वैल्यूएशन से आपको डिस्काउंट पर यानी कि सस्ते नजर आएंगे। यानी कि अभी भी इस गिरावट के बाद भी देखें तो 4 शेयर ऐसे हैं जो आपको फिलहाल के लिए डिस्काउंट पर नजर आ रहे हैं अपने जो 10 साल का जो औसत वैल्यूएशन है उसके मुकाबले देखेंगे तो उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज है जो कि अभी भी 47% डिस्काउंट पे है, क्योंकि 10 साल का औसत 76 गुना का था, वो 40 गुना के आसपास ट्रेड करा है। डीएलएफ, ऑबरे रियल्टी और मैक्रोटेप डेवलपर्स यानी कि लोधा जिसे हम जानते हैं लोधा डेवलपर्स के नाम से, ये कुछ स्टार स्टॉक्स हैं, वो अभी भी आपको अपने 10 साल के औसत के मुकाबले डिस्काउंट पर नजर आएंगे। तो कई शेयर ऐसे हैं जो कि हाई लेवल से काफी करेक्ट हो चुके हैं, उनके मैं नाम आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें एक नाम है सोबा का, दूसरा नाम है महिंद्रा लाइफ का। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हाई लेवल से बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वैल्यूएशंस अभी भी आपको सस्ते नहीं नजर आएंगे। तो दो पॉइंट्स हैं बेसिकली जो हम ड्राइव करना चाह रहे हैं सर इस डिस्कशन से। पहला ये कि रियलिटी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो हाई लेवल से करेक्शन काफी ज्यादा हुआ, बावजूद इसके कि फंडामेंटल्स मजबूत हैं, नतीजे काफी अच्छे आए हैं, रेजिडेंशियल सेगमेंट में मजबूत मांग रही है। 7 शेयर ऐसे हैं जो कि बेयर कैटेगरी में जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद 4 शेयर ऐसे भी हैं जो अपने 10 साल के औसत वैल्यूएशन के मुकाबले अब आपको सस्ते नजर आएंगे, और नाम मैंने आपके सामने रखे भी हैं। चलिए अब ये जो गिरावट हुई है पहले उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। सर ये जो 30 से 40% शेयर गिरे हैं इसमें महिंद्रा लाइफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, रेमंड, सोबा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन स्टॉक्स ने जो बाजार में गिरावट आई है उसका सबसे ज्यादा खामियाजा इन्हीं 5 स्टॉक्स ने झेला भी है। 30 से 40% ये करेक्ट हो चुके हैं हाई लेवल से। ये जो गिरावट है ये क्या और आगे बढ़ सकती है या आपको लगता है कि डन फॉर द डे, यहाँ से कुछ रिकवरी की उम्मीद करके चले? सर पहले एक चीज मैं इस पे 1 मिनट का आपका समय लूंगा। मैं उस फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ, गलत दूसरे की गलत नहीं है, मेरी सही नहीं है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, मैं महंगा लेके महंगा बेचना पसंद करता हूँ, मैं सस्ता लेके और सस्ता नहीं बेच पाता हूँ। तो मेरी हमेशा फिलॉसफी रही है महंगा लीजिए और महंगा बेचिए, इसलिए मैं बार बार स्टॉप लॉस पे एम्फेसिस करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं महंगा खरीद रहा हूँ। अगर ये और महंगा नहीं हुआ, सस्ता होना स्टार्ट हुआ, तो ये कितना सस्ता होगा मुझे नहीं पता। तो मैं इसलिए स्टॉप लॉस पे निकलने पे बिलीव करता हूँ। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसी को आगे एक्सट्रपलेट करते हैं। सिनेक्स रियलिटी आप देखेंगे तो 68 हफ्ते में 212% की रैली की थी, और हमने मनी 9 पे डिस्कस किया था कि सीएनएक्स रियलिटी पे 930 का ब्रेकडाउन आया है बॉक्स का। इसका टारगेट पूरी रैली का जो 200% रैली आई है उसका 50% टारगेट बनता है, यानी 760 रुपए का सीनेक्स रियलिटी का टारगेट बनता है। अभी हम 800 पे खड़े हैं, यानी करीब करीब यहाँ से 5% की और डाउनसाइड अभी बची हुई है सीनेक्स रियलिटी में।
अगर CNX रियलिटी यहाँ से 5% करेक्ट होता है तो जितने भी नाम है जिनमें स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स हैं वो करीब करीब 10% के आसपास करेक्ट होंगे, वीकर स्टॉक्स और ज्यादा थोड़ा सा करेक्ट होते हुए दिखेंगे, लगभग 15 या 20% के आसपास। तो अभी बॉटम नहीं बना है, लेकिन ये चीज ठीक है, जिनको इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं या जिनको थोड़ा सा मतलब वैल्यू बाइंग पसंद है, वो फंडामेंटली अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैक्रोटेक डेवलपर ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा कम गिरा है, तो मैं उसको मान के चल रहा हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ है मतलब कहीं ना कहीं एफआईआई की बाइंग की वजह से ही वो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी, या तो प्रमोटर बाई कर रहा होगा या इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा होगा, रिटेल रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं जनरेट कर सकता। दूसरा, फिनिक्स मिल का मैं चार्ट देख रहा था, जो नाम आपने सामने रखा है, फिनिक्स मिल में एक वीकली चार्ट पे ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। प्रिसाइसली इसका ब्रेकआउट अगले बुल मार्केट में अगर इसका ब्रेकआउट बनता है करीब करीब जो है 1810 रुपए पे, और 1810 के बाद मोमेंटम बहुत तेजी से इस काउंटर में आना स्टार्ट होगा। तो अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है तो फिनिक्स मिल और लोडा डेवलपर, ये मतलब मैक्रोटेक डेवलपर, ये दो मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहे हैं जो स्टॉक चलते हुए दिख सकते हैं अगले बुल मार्केट में। और तीसरा शोभा, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, शोभा में मजा नहीं है सर, ये भी डाउन साइड अभी दिख रही है, करीब करीब 906 रुपए तक की डाउन साइड इसमें बची हुई है। तो अभी नहीं, शोभा डेवलपर में अभी टाइम है इसमें लेने में, 916 रुपए के आसपास कंसिडर कर सकते हैं बाइंग। बट ये दो अच्छे लग रहे हैं, मैक्रोटेक डेवलपर, फिनिक्स मिल, इन दो में रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है। जब भी बाउंस बैक बनेगा सीनेक्स रियलिटी में, यही दो स्टॉक होंगे जो सबसे पहले चलेंगे। ठीक है, एक लोडा और दूसरा आप कह रहे हैं कि फिनिक्स मिल्स, यहाँ पे जरूर कुछ स्ट्रेंथ नजर आ रही है, यहाँ पे आप जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। डीएलएफ जो कि सेक्टर लीडर है सर, इसमें भी हमने देखा है कि 6 महीने में 21% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। इनफैक्ट इसके तो वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं, अपने 10 साल के औसत के मुकाबले डिस्काउंट पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक नहीं ठीक लग रहा आपको? सर इसमें 683 के नीचे एक ब्रेकडाउन आया है, और करंट जो 5 बार का पुल बैक आया है वो 683 पे ही रिजेक्शन लिया है। तो हाई लाइकली है कि सीनेक्स रियलिटी जब तक अपना टारगेट कंप्लीट करेगा, डीएलएफ आपको 573.50 इस रेट पे मिल जाएगा। तो 573.50 बहुत अच्छी प्राइस हो जाएगी आपको। वीकली, मंथली, डेली तीनों पे 573.50 बड़ा सपोर्ट है। इस जोन में आपको फ्रेश बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए अगर करना है तो। अच्छा, मतलब वहां तक गिर सकता है ये? 573.50 आते हुए दिखता है। ओके, तो दो ही शेयर है मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि इस पूरे रियलिटी इंडेक्स में जहां पे खरीदारी करनी है, एक है फिनिक्स मिल्स और दूसरा है लोधा डेवलपर्स। इनको मौजूदा भाव पे भी खरीद सकते हैं या थोड़ा वेट करें गिरावट का? सर मैं टारगेट कंप्लीट होने के बाद सीनेक्स रियलिटी पे फिर बाइंग करना पसंद करूंगा, ताकि डाउनसाइड की मोमेंटम हर तरीके से खत्म हो चुकी रहे, तो अपसाइड चलने वाले स्टॉक थोड़े आराम से और तेजी से चल लेंगे। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि 760 का टारगेट आपने रियलिटी इंडेक्स का दिया है, जब इंडेक्स पे 760 का लेवल आ जाए तब इन दोनों शेयरों में खरीदारी करें आप? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, डीएलएफ में 573.50 आता हुआ दिख रहा है, उन लेवल्स पे दिखे तो आप जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन इस पूरे स्पेस में रियलिटी इंडेक्स क्योंकि 5% और करेक्ट हो सकता है, तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि 10% तक भी शायद आपको करेक्ट होते हुए दिखें। तो उस केस में जब इंडेक्स करेक्ट होकर 760 के लेवल पर आ जाए, जो कि फिलहाल 800 के लेवल के आसपास है, तब आपको लोधा डेवलपर्स यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स और फिनिक्स मिल्स में खरीदारी करनी है। और डीएलएफ में गिरावट का इंतजार कीजिए, डीएलएफ आपको 573 रुपए के आसपास मिले तो आपको इसमें खरीदारी करके चलना है, क्योंकि डीएलएफ का अगर आप फिलहाल लेवल देखेंगे वो 650 रुपए के आसपास का है। आज कमजोर बाजार है, फिर भी 1% के आसपास ऊपर है, लेकिन 573 रुपए यानी कि ऑलमोस्ट 75 रुपए नीचे अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे खरीदारी करें, आपके लिए ज्यादा बेटर होता हुआ नजर आएगा। शोभा में तो आपने मना कर ही दिया सर। शोभा के अलावा ना ये दो स्टॉक्स तो मुझे डिस्कस करने ही थे आपसे, शोभा और महिंद्रा लाइफ। देखिए ये ज्यादा गिरे हैं, महिंद्रा लाइफ 41% गिरा है हाई लेवल से और शोभा 32% गिरा है, लेकिन उसके बावजूद इतना गिरने के बाद भी इनके जो वैल्यूएशन हैं वो सस्ते नहीं होते हुए दिखे हैं। एक बार बस आपका महिंद्रा लाइफ पे व्यू दे दीजिए। सर महिंद्रा लाइफ में यहाँ पे जब फेल ब्रेकआउट 639 पे आ रहा था, तब 472 और 313 दो टारगेट हमने डिस्कस किए थे। 313 पे 3 हफ्ते से पिछले 2 हफ्ते पूरा सपोर्ट लिया है, आज भी 313 पे खड़ा है। तो यहाँ से थोड़ी सी डाउनसाइड अभी कम लग रही है, एक बार बाउंस बैक कर सकता है। बट अगर 313 के नीचे वीकली क्लोज आती है तो इस स्टॉक में वापस से नई डाउनसाइड ओपन होगी 220 रुपए 50 पैसे तक के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी हफ्ते ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाएगा, प्रोबेबली या तो 2-4 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या पुल बैक लेगा।
उसके बाद जब 313 रुपए तोड़ेगा तो 220 आ जाएगा। तो फिलहाल तुरंत ही नहीं आते हुए दिख रहा है, पुल बैक या कंसोलिडेशन के बाद 220 रुपए आते हुए दिख रहा है। ओके 760 का लेवल है जो कि आपको इंडेक्स के लिए बताया गया है, इसको आप ध्यान में रखिए। लोधा और फिनिक्स मिल्स में आपको खरीदारी करनी है। डीएलएफ कहाँ खरीदना है उसका लेवल भी आपको बताएगा, और शोभा से आपको दूर रहना है। सर शोभा में आपने 960 की डाउनसाइड बताई ना, 960 तक गिर सकता है। 916 रुपए 35 पैसे। माय गुडनेस, 916 रुपए आप करेक्ट कर लीजिए। अगर आपको 960 रुपए देखा या कहीं लिखा हुआ मिले तो 916 रुपए तक ये शेयर गिर सकता है। ये दो एग्जांपल्स हैं, एक महिंद्रा लाइफ और दूसरा है शोभा, जिनमें हमने गिरावट ज़्यादा देखी, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर सस्ते नहीं होते हुए दिखे। जो हम देखते हैं ना कि इतना शेयर गिर गया, उसके बावजूद भी क्यों इतना ज़्यादा और गिरे जा रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन इतनी गिरावट के बावजूद भी इनके सस्ते नहीं नज़र आ रहे हैं। क्योंकि समय से ज़्यादा चले हैं, या तो फिर जितना गुंजाइश थी उससे ज़्यादा इनमें एक्शन हमने बनता हुआ देखा, जो कि अब करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रियल्टी सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव्स हैं जो कि आने वाले समय में प्ले आउट हो सकते हैं, जिस वजह से शायद 5% के और करेक्शन के बाद यहाँ पे कंपेलिंग बाइंग का केस बनता हुआ दिखेगा। क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजे मजबूत है ज़्यादातर कंपनियों के, जैसे मैंने पहले भी कहा रेजिडेंशियल सेगमेंट में मांग मजबूत है। आरबीआई ने 5 साल बाद पहली बार रेपो रेट में कटौती की है, और ज़्यादातर जो एजेंसीज हैं, जो ब्रोकरिंग हाउसेस हैं, वो यही मान रहे हैं कि 9 से 12 महीने में, यानी कि यहाँ से आप 1 साल और पकड़ लीजिए तो आधे से पौने 1% की और कटौती रेपो रेट में आरबीआई की तरफ से देखने को मिल सकती है। और ज़्यादातर कंपनियाँ आप देखिए जिनकी बैलेंस शीट इस पूरे स्पेस में, रियल एस्टेट सेगमेंट में, वो आपको ज़्यादा लेवरेज नज़र नहीं आएगी, यानी कि ज़्यादा डेट आपको नहीं नज़र आएगा इन कंपनियों के ऊपर। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर में हाई लेवल से बहुत गिरावट हो चुकी है, और कुछ और थोड़ी-सी गिरावट 5% के आस-पास की दिखे तो फिर यहाँ पे बाइंग के जो कुछ केस है वो देखने को मिल सकता है रियल एस्टेट स्टॉक्स में। कौन से स्टॉक्स हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं, कहाँ खरीदने हैं वो भी बता दिए गए हैं, और कहाँ तक जा सकते हैं ये भी आपने नोट कर लिया होगा। तो हॉट स्टॉक्स का आज का जो रियल एस्टेट सेक्टर का डिस्कशन है उसको हम यहीं पर समेटते हैं।